17 मई 2026 दोपहर का वक्त एक बाप अपनी बेटी से मिलकर उसके ससुराल से खुशी खुशी वापस लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बेटी मुस्कुरा रही थी। 2 घंटे बाद उसके पिता को कॉल आता है कि आपकी बेटी छत से गिर गई। और जब वो पिता भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ कोई मरीज नहीं था। स्ट्रेचर पर एक सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई एक लाश पड़ी थी और जब कपड़ा हटा तो वो उनकी 24 साल की लाडली बेटी थी जिससे वो ठीक 2 घंटे पहले मिलकर गए थे। लेकिन उसके शरीर पर छत से गिरने के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे, बल्कि अपनों के ही दिए हुए बेहिसाब जख्म थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान हत्याकांड था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग एक ऐसे केस को देखोगे जिसे सुनकर शायद आप लोगों की रातों की नींद उड़ जाए। दीपिका नागर 24 साल की लड़की, पढ़ी लिखी, सुंदर, जिंदगी से भरी हुई, जिसके घर वालों ने उसकी शादी में अपना सब कुछ, अपनी पूरी दौलत लुटा दी थी। लेकिन शादी के ठीक 17 महीने के अंदर वो हमेशा के लिए चली गई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसने इन लॉज का पूरा झूठ एक झटके में तार कर दिया। दीपिका कौन थी? आखिर उस रात दीपिका के साथ ऐसा क्या हुआ था? और पोस्टमार्टम ने जो राज खोले उसने सबको हिलाकर क्यों रख दिया था? हेलो दोस्तों, आई एम सुमित एंड यू आर वाचिंग दीपिका नागर डोरी केस। दीपिका नागर ग्रेटर नोएडा के दादर इलाके के कूड़ी गांव की एक आमसी लड़की, 3 भाई बहनों में सबसे छोटी, घर की लाडली और अपने माँ बाप की आंखों का तारा। उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, लेकिन सपने आसमान से भी बड़े थे। दीपिका ने इंटीग्रेटेड बीए बीएड की डिग्री हासिल की थी। वो पढ़ लिख कर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, एक इज्जतदार जिंदगी जीना चाहती थी। और फिर उसकी ज़िंदगी में एंट्री हुई ऋतिक तनवर की। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गाँव के मनोज तनवर का बेटा ऋतिक कानून की पढ़ाई कर रहा था, एक LLB स्टूडेंट था। दीपिका के घर वालों ने सोचा कि घर अच्छा है, लड़का लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो बेटी हमेशा सेफ रहेगी, खुश रहेगी। और 11 दिसंबर 2024 को दोनों की शादी हो गई। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस घर को वो अपनी बेटी का नया आशियाना समझ रहे थे वो दरअसल एक कब्रगाह बनने वाला था। जो आगे हुआ उसकी कल्पना ना तो दीपिका ने की थी और ना ही उसके बेबस परिवार ने। अब यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो इस देश में सैडली बार बार रिपीट होती रहती है। दीपिका के पिता संजय नागर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने शादी में पूरी ताकत लगाई थी, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दहेज में 11 लाख रुपए कैश दिए, 5.5 लाख कन्यादान, 2.5 लाख लगन सेरेमनी, 2.5 लाख गोद भराई सेरेमनी और 1.5 लाख चिट्ठी यानी तिलक पर दिए थे। 50 लाख का सोना और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो N का टॉप मॉडल भी दिया था। यानी कुल मिलाकर एक मिडिल क्लास पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। और फिर उस घर का क्या हुआ? उन्हें खुशी हुई? क्या उन्होंने अप्रिशिएट किया? नहीं। और कुछ वक्त बाद शुरू हुई एक ऐसी डिमांड जिसने दीपिका को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। 51 लाख और चाहिए, टोयोटा फॉर्च्यूनर चाहिए और हर त्योहार पर नई ज्वेलरीज। करवा चौथ पे गोल्ड लाओ, दिवाली पे गोल्ड लाओ, होली पे गोल्ड लाओ। करवा चौथ से पहले दीपिका ने अपनी बड़ी बहन को ये सब बातें बतानी शुरू कर दी थी। उसने अपनी बड़ी बहन को बताया था कि ये लोग मुझे टोंट करते रहते हैं, ये नहीं आया, वो नहीं आया, फॉर्च्यूनर कब लाओगी। उसकी बड़ी बहन ने कहा था कि नहीं शादी है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 17 मई 2026 दीपिका के पिता संजय आज अपनी बेटी से मिलने गए थे जलपुरा। अकेले नहीं बल्कि साथ में घर के बाकी लोग भी गए थे। मकसद ये था कि 2 तरफ से बैठ के बात हो, कोई रास्ता निकले, बेटी को तकलीफ ना पहुंचे। वो गए, मिल के बात की, माहौल कुछ ठीक भी लगा और शाम को वापस लौट भी गए। दीपिका जिंदा थी जब वो वहाँ से निकले थे। रात को 11 बजे दीपिका ने अपनी बहन को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। उसकी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर, और वो कॉल कट गया। ये उनकी आखिरी बातचीत थी एक दूसरे से। रात के 12:30 बजे एक पड़ोसी अपने घर में था। अचानक एक तेज आवाज़ आई, गिरने की आवाज़। वो बाहर निकला, तीसरी मंजिल के नीचे एक औरत जमीन पर पड़ी थी। पास जाके देखा तो वो ऋतिक की पत्नी दीपिका थी। पड़ोसी ने ऋतिक को आवाज़ दी, लेकिन ऋतिक काफ़ी देर बाद ऊपर से नीचे आया। पड़ोसी की मदद से दीपिका को गाड़ी में डाला गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि उनके घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर यथार्थ हॉस्पिटल था। ऋतिक दीपिका को वहाँ न ले जाकर शारदा हॉस्पिटल में लेकर गया, जो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर था। आखिर क्यों? अगर सच में डर लगा होता, अगर सच में दीपिका को खोने का डर होता या उससे प्यार होता, तो वो पास वाले हॉस्पिटल में लेकर जाते, लेकिन वो दूर गए। जब संजय जी दीपिका के पिता हॉस्पिटल पहुंचे, जो लड़की सिर्फ कुछ घंटे पहले उनकी आंखों के सामने मुस्कुरा रही थी, वो मर चुकी थी। और उसके जिस्म पर इतने घाव थे, इतने निशान थे, इतना खून बह चुका था कि एक बाप का दिल टूट के बिखर गया था। दोस्तों, अब यहाँ पर वो चीज़ सामने आती है जो इन लॉज के पूरे नैरेटिव को तोड़ कर रख देती है। पुलिस ने कहा था कि ये सुसाइड हो सकता है, छत से गिरी होगी, लेकिन
पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने आया वो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर के अंदर ब्रेन में हेमियोटोमा यानी खून का थक्का जमा हुआ मिला। जब कोई इंसान किसी हाइट से गिरता है तो उसके एक तरफ डैमेज होता है, लेकिन इस केस में दोनों तरफ था। दाएं चेहरे पर 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा गहरी कंट्यूजन यानी एक बहुत बड़ा भारी घाव मिला। बाएं हाथ की कोहनी और फोरआर्म्स पर चोट के निशान मौजूद थे। दाएं पांव की जांघ पर 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा नीला निशान। इतना बड़ा निशान सिर्फ तभी आता है जब किसी भारी चीज से बार बार मारा जाए। ऑटोप्सी में बाएं घुटने पे हड्डी तक गहरी चोट मिली। कमर, पेट और बैक साइड में इन सब जगहों पर चोटें थी। अंदर से तिल्ली फट गई थी, लीवर डैमेज था, किडनी नीली पड़ गई थी एक्सट्रीम ब्लड लॉस की वजह से। दिल के चैम्बर में खून नहीं था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ ब्लीडिंग थी। बाएं कान से खून भी निकल रहा था और इसके बाद पुलिस ने विसेरस सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया, ये देखने के लिए कि कहीं पॉइजन तो नहीं दिया गया। अब एक सिंपल सा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान खुद तीसरी मंजिल से गिरता है तो क्या होगा? एक तरफ फ्रैक्चर्स होंगे, चेहरा टूट फूट जाएगा, लेकिन दीपिका का चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई फ्रैक्चर नहीं था। लेकिन बॉडी के हर हिस्से पे दोनों तरफ निशान थे, अंदर के सारे ऑर्गन डैमेज थे। फोरेंसिक साइंस कहती है कि जब दिल के चैम्बर में खून नहीं होता, जब किडनी नीली पड़ जाती है, ये एक्सट्रीम इंटरनल ब्लीडिंग की निशानी है। ये तब होता है जब किसी को लातों से, घुटनों से, हाथ से बार बार मारा जाता है। सिर्फ अकेले गिर जाने से सारे ऑर्गन्स फेल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि पहले टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया और फिर तीसरी मंजिल से फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन लॉज के सुसाइड वाले झूठ को तोड़कर रख दिया। दीपिका की मां अपने दर्द को रोते हुए बयां कर रही थी। नो कह भाई मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ, बेटी मैं कहा करूँ, भेजते भी न है तो है। मम्मी मोए बहुत दुखी राख हैं मेरी लाडू। अरे मेरी यह सारे दिन काम करवावे। नो कह रही मम्मी फॉर्चूनर मांग रही हैं। बेटी मैं कहाँ तक दूंगी, अब तो मैंने तेरो ब्याह करो। नो कह रही मम्मी उन्हें तो फॉर्चूनर चाहिए। दीपिका के पिता संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी जिंदा थी। जब मैं वहां से आया, घर पहुंचते ही फ़ोन आया, हॉस्पिटल गया तो वो जा चुकी थी। इतने चोटें थी उसके शरीर पर। दीपिका की बहन ने भी बताया है कि रात के 11 बजे दीपिका से बात हुई थी। वो सिर्फ यही बोली कि बहुत परेशान हूँ। मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे, बस यही कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कोई परेशानी थी तो हम ले आते अपनी बेटी को, हमें बता देते, हम अपने घर में रख लेते। मेरी बहन को मारा ना है, मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। दीपिका के एक रिश्तेदार ने ऑन कैमरा कहा कि फॉर्चूनर चाहिए थी इन्हें और 51 लाख रुपए चाहिए थे। अगर नहीं आए तो धमकी देते थे कि जान से मार देंगे। अब आते हैं इस केस के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर कि आखिर इस मौत के पीछे के चेहरे कौन हैं? कौन है वो भेड़िए जो इस दरिंदगी के पीछे शामिल थे? ऋतिक तंवर, वो पति जो LLB का स्टूडेंट था, कानून की पढ़ाई कर रहा था पर दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। मनोज तंवर, दीपिका का ससुर। पूनम, दीपिका की सास। विनोद, चाचा ससुर। प्रमोद, एक करीबी रिश्तेदार। नेहा और तनी, दोनों नंद। सवाल ये है कि कानून के हाथ इनमें से किन किन के गिरबां तक पहुंचे। पुलिस ने अभी तक 4 बड़ी गिरफ्तारियां की है, ऋतिक, मनोज, पूनम और विनोद। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 मई 2026, आज की डेट तक तीनों आरोपी अभी तक फरार घूम रहे हैं, नेहा, तन्नी और प्रमोद। इन तीनों को ढूंढने के लिए नोएडा और NCR के 20 से ज़्यादा ठिकानों पर इस वक्त लगातार रेड मारी जा रही है। घेराबंदी पूरी है पर ये लोग छुपे हुए हैं। और इस केस का सबसे बड़ा सस्पेंस दीपिका का फ़ोन, वो फ़ोन जिसमें शादी के 17 महीनों का हर एक दर्द कैद था, वो मैसेजेस, वो धमकियाँ, वो ऑडियो नोट्स जो इस केस के सबसे बड़े सबूत हैं, वो फ़ोन अभी तक गायब है। लेकिन परिवार ने एक ऐसी बात बताई जो सबको हैरान कर देगी। परिवार का कहना है कि दीपिका की मौत के बाद भी कोई उसके फ़ोन को बार बार ऑन करता है और स्विच ऑफ कर देता है। और लड़की का जो फ़ोन है वो कोई उसे यूज भी कर रहा है और पता नहीं लग रही फ़ोन है किसके पास। नहीं, हमें नहीं मिला लड़की का फ़ोन। अगर हम देखते ही स्विच ऑफ जाता है, बाकी थोड़ी देर में कोई खोलता है और उससे ID भी डालता है कुछ ना कुछ। इसका मतलब साफ है कि साजिश अभी भी चल रही है। एविडेंस को डिजिटल तरीके से मिटाया जा रहा है।
पुलिस की साइबर सेल अब इस अकेले फ़ोन के पीछे लगी हुई है, क्योंकि इस फ़ोन का मिलने का मतलब है इस पूरे कहर का आखिरी सच सामने आना। दीपिका के परिवार ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई और बीएनएस सेक्शन 85 डोरी हरासमेंट, बीएनएस सेक्शन 82 स्ट्रिक्ट क्रिमिनल पनिशमेंट फॉर डोरी डेथ और डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 लोगों को नामजद किया गया। दोस्तों, ये केस सिर्फ दीपिका का नहीं है। कुछ दिन पहले ही ट्विशा शर्मा 33 साल की हंसती खेलती लड़की नोएडा की रहने वाली भोपाल में दहेज हरासमेंट के बाद दी गई। 2 केसेस एक ही हफ्ते में, एक उत्तर प्रदेश का तो एक मध्य प्रदेश का। इस देश में आज भी एक लड़की की शादी होती है तो उसके साथ एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट आता है। पहले इतना दो, फिर इतना दो, फिर और अगर नहीं दिया तो नतीजा भुगतो। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एक आर्टिकल में इस ट्रैप को नाम दिया सदा सुहागन ट्रैप, जिसमें बहू को इतना तोड़ा जाता है कि ना तो वो जा सकती है और ना रह सकती है। दीपिका के केस ने पूरे देश में गुस्सा जगाया है। सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, कैपिटल पनिशमेंट, सीधा एक्शन। दीपिका के पिता का कहना है कि अगर इस सरकार में भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। दीपिका नागर की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि जब रिश्तों में लालच, झूठ और हिंसा घुस जाए तो एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आज दीपिका अपनी बात को खुद नहीं रख सकती, लेकिन हम रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दीपिका को इंसाफ मिले, अगर आप चाहते हैं कि कल किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या दीपिका नागर के केस में पूरा और सच्चा इंसाफ मिलेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।